डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना देखी थी। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में देखा था कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है वो पायरेन के समान है, इसलिए अपने क्या बोल रहे थे, ग्लूकोज पायरेनोज बोल रहे थे। दो रूप देखे थे, एक अल्फा ग्लूकोज देखा था और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में क्या था, जो फर्स्ट कार्बन परमाणु के साथ में जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ था वो नीचे था, और बीटा ग्लूकोज में क्या था, जो हाइड्रोक्सी समूह था फर्स्ट कार्बन वाला वो क्या था, ऊपर था। ये मेन डिफरेंस देखा था अपनों ने दोनों संरचना के अंदर। उसके बाद में आता है कि ग्लूकोज एक परिवर्तित ध्रुवण गुणक यौगिक है। परिवर्तित ध्रुवण गुणक यौगिक का मतलब कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन बनेगा, वो ग्लूकोज का जलीय विलयन क्या होगा, उसका जो ध्रुवण गुणक का मान होगा वो समय के साथ साथ क्या होगा, बदलेगा। ऐसा क्यों? स्टार्टिंग में तो फिशर कह के गया था कि ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक है, और अब आगे चलकर बोला जा रहा है कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होगा वो परिवर्तित ध्रुवण गुणक यौगिक वाला होगा। ऐसे दो बातें कैसे? या फिर दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक हो सकता है या फिर परिवर्तित ध्रुवण गुणक यौगिक हो सकता है। दोनों कैसे हो सकता है एक यौगिक? तो दोनों हो सकते हैं। जब ग्लूकोज की अपनों ने अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की संरचना का कोई भी अपनों ने क्या नहीं किया था, अध्ययन नहीं किया था। उससे पहले अपनों ने ये डिस्कशन निकाला था कि ग्लूकोज के अंदर जो संरचना है, ग्लूकोज की जो संरचना है वो एक प्रकार से किस प्रकार का जलीय विलयन बनाएगा, और एक प्रकार से जलीय विलयन बनाएगा, और उसमें से अगर अपने को क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करेगा, दक्षिण दिशा में घुमा देगा। दक्षिण दिशा में घुमाने के कारण वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक हो जाएगा, मतलब उसके साथ में प्लस वर्ड लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों की बातें होंगी। अल्फा ग्लूकोज का जलीय विलयन देखेंगे और बीटा ग्लूकोज का जलीय विलयन देखेंगे। दोनों का जलीय विलयन में जो अंतिम रिजल्ट निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक ही निकल के आएगा, न कि वामावर्त गुणक निकल के आएगा। दोनों का ओवरऑल दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक है, दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, अपने परिवर्तित ध्रुवण गुणक कह देते हैं। कैसे होता है? तो पहले परिवर्तित ध्रुवण गुणक की डेफिनेशन देखते हैं। परिवर्तित ध्रुवण गुणक का मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसका कोई जलीय विलयन बनाएंगे, उस जलीय विलयन को अपने क्या करेंगे, समय के साथ साथ क्या करेंगे, उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार के देखेंगे। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को बार बार यानी कुछ समय के पश्चात गुजार के देखते हैं तो ध्रुवण गुणक के मान में अगर क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है, तो उसे अपने क्या बोल देंगे कि उस पदार्थ को अपने परिवर्तित ध्रुवण गुणक वाला यौगिक कह देंगे। जैसे डेफिनेशन में जब किसी पदार्थ के ध्रुवण गुणक के मान में समय के साथ परिवर्तन आता है, अर्थात समय के साथ ध्रुवण गुणक का मान क्या होता जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, परिवर्तित ध्रुवण गुणक यौगिक कह देते हैं। यहाँ बात ग्लूकोज की जा रही है। ग्लूकोज के अपने को पता है कि दो रूप है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज है, और ये भी देखा था कि अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है और बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है। जब ग्लूकोज का जलीय विलयन होता है तो उसे 303 केल्विन पर क्या करते हैं, केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो कौन सा रूप प्राप्त होता है, अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये अपनों ने देखा था। और 371 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो ग्लूकोज का कौन सा रूप प्राप्त होता है, तो बीटा रूप प्राप्त होता है। ये दो रूप ग्लूकोज में पाए जा रहे थे, एक अल्फा ग्लूकोज पाया जा रहा था और एक बीटा ग्लूकोज पाया जा रहा था। अल्फा ग्लूकोज क्या था कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन बना है उसे सिर्फ 303 केल्विन टेम्परेचर पर ही क्या करना है, क्रिस्टलीकरण करना है, तो अल्फा ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। और बीटा ग्लूकोज को अपनों को क्या करेंगे, 371 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकरण करेंगे तो बीटा ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। अब जो अपनों ने अल्फा ग्लूकोज बनाया है, मान लो अपनों ने क्या कर लिया, 303 केल्विन का टेम्परेचर रखा और क्रिस्टलीकरण कर लिया ग्लूकोज के जो ताजा विलयन था, और उससे किसका निर्माण कर लिया, अल्फा ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। और 371 केल्विन टेम्परेचर पर क्या किया, क्रिस्टलीकरण करके अपनों ने बीटा ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जब अल्फा ग्लूकोज का जो अपनों ने क्रिस्टलीकरण किया है, उस क्रिस्टलीकरण को पुनः अपने क्या करेंगे, ताजा विलयन बनाएंगे, मतलब उसका विलयन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब अपने उस विलयन का क्या बनाएंगे, मान लो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज का क्रिस्टलीकरण कर चुके हैं, उसके बाद में उसे क्या कर रहे हैं, अपने ताजा विलयन बना रहे हैं। और हैंड टू हैंड जब अपनों ने विलयन बनाया उस टाइम अपनों ने क्या किया, एक समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें से गुजार कर देखा,
तो उस टाइम में गुजार कर देखा तो उसका मान कितना निकल के आया, तो उसका मान निकल के आया 112 डिग्री निकल के आया। मतलब जो अल्फा ग्लूकोज जिसे अपनों ने क्रिस्टलीकरण कर लिया था, उसके बाद में उसका क्या किया, ताजा विलयन बनाया, और ताजा विलयन बनाने के पश्चात में उसके अंदर से अपनों ने क्या किया, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा। समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो समतल ध्रुवित प्रकाश को 112 डिग्री पर क्या कर रहा था, घुमा रहा था। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। जैसे ये कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है, मान लो ये कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब इसको अगर मैं किसी अल्फा के जो ताजा विलयन बना हुआ है उसमें से अगर गुजारता हूं, तो गुजारने के बाद में जो प्राप्त होती है मुझे समतल ध्रुवित प्रकाश को विलयन में से गुजारने के बाद में, तो इस टाइप से वो क्या करेगा, दक्षिण दिशा में घुमा देगा। इसके बीच में जो कोण बनेगा, क्योंकि एक मानक क्या थी, समतल ध्रुवित प्रकाश को अपने ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाया था, ये जो कोण निकल के आते हैं इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, ध्रुवण गुणक कोण बोल देते हैं, जिसका मान कितना निकल के आया है, अल्फा ग्लूकोज के लिए 112 डिग्री निकल के आया। जब बना था उस टाइम फिर अपनों ने क्या किया, कुछ समय उसको रखा। कुछ समय रखने के बाद में फिर अपनों ने क्या किया, उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा। तो फिर अपने देखते हैं कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण गुणक कोण का मान था वो क्या हुआ, धीरे धीरे घटकर कौन से डिग्री पर आ गया, 52 डिग्री पर आकर रुक गया। उसके बाद में अपने कभी भी मन किया, चेक किया कि इसके ध्रुवण गुणक का मान चेक करना है, तो कितना निकल के आया, 52 डिग्री निकल के आया। मतलब 112 डिग्री तो जब बना था तब दिखा रहा था, और कुछ समय बाद में अपनों ने जब चेक किया उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजार कर, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण गुणक का मान आया, अर्थात जो दक्षिण दिशा में जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा रहा था वो 52 डिग्री तक ही क्या कर पाया, घुमा पाया, और वहां पर क्या हो गया, रुक गया। तो कह सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का जो ताजा बना विलयन था उसमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो उसके ध्रुवण गुणक का मान 112 डिग्री निकल के आया, और कुछ समय बाद में अपने क्या किया, उसमें से अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो उसका मान 52 डिग्री आने लगा। मतलब धीरे धीरे घटकर 52 डिग्री पर क्या हो गया, स्थिर हो गया। उसके बाद में अपनों ने चेक किया कि बीटा ग्लूकोज लेते हैं। बीटा ग्लूकोज का क्या किया, अपनों ने ताजा जलीय विलयन बनाया और उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, और समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो चेक किया कि ध्रुवण गुणक कोण का मान या ध्रुवण गुणक का मान कितना निकल के आया, तो 19 डिग्री निकल के आया। और उसके बाद में कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसके ध्रुवण गुणक मान में क्या होती गई, बढ़ोतरी होती गई, और बढ़ोतरी होने के बाद में ये 52 डिग्री पर क्या हो गया, स्थिर हो गया। कौन से डिग्री पर स्थिर हो गया, 52 डिग्री पर स्थिर हो गया। ओवरऑल ये 52 डिग्री पर स्थिर हो रहा है, और ये भी कौन से डिग्री पर स्थिर हो रहा है, 52 डिग्री पर स्थिर हो रहा है। मतलब 52 प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब वो कौन सी दिशा में घुमा रहा है, दक्षिण दिशा में घुमा रहा है। इसलिए फिशर ने क्या कहा था कि जो ग्लूकोज होता है उसका जो जलीय विलयन होता है वो कौन सा होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। और यहाँ पर परिवर्तित ध्रुवण गुणक का मान इसलिए निकल के आ रहा है कि ग्लूकोज जो अल्फा ग्लूकोज का जो जलीय विलयन बनेगा उसके ध्रुवण गुणक का मान 112 डिग्री, फिर कुछ समय बाद में चेक करेंगे तो वो 52 डिग्री पर आ जाएगा। मतलब परिवर्तित हो गया। जो ताजा जलीय विलयन बना था उस टाइम में जो ध्रुवण गुणक का मान देखा था, और कुछ समय पश्चात अपने ने ध्रुवण गुणक का मान देखा था, दोनों में क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन आने के कारण इसे क्या बोल रहे थे, अपने परिवर्तित ध्रुवण गुणक बोल रहे थे। अब ऐसा क्यों होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, पहले तो वो 152 डिग्री पर देता है, फिर वो क्या करता है 112 डिग्री तक ही क्या करता है ध्रुवण गुणक का मान देता है, फिर 52 डिग्री पर आ जाता है। और बीटा ग्लूकोज होता है स्टार्टिंग में 19 डिग्री देता है और उसके बाद में 52 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है। ऐसा इसका रीजन का कारण ये है कि ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में क्या होती रहती है, अंत परिवर्तित होती रहती है। कैसे, तो अपने को पता है कि अल्फा ग्लूकोज की संरचना किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। मतलब इसके अंदर सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन परमाणु है, जिसे अपने इसे क्या बोल सकते हैं, C1 कार्बन परमाणु, फर्स्ट कार्बन परमाणु, उसके साथ OH समूह है। और इधर बीटा में चेक करते हैं तो उसी में क्या होता है, C1 के साथ में OH समूह। इन दोनों की संरचना में क्या होता है, सिर्फ यही परिवर्तन होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब अपने क्या करते हैं कि अल्फा ग्लूकोज का जो जलीय विलयन बनाते हैं तो अल्फा ग्लूकोज धीरे धीरे बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है और बीटा ग्लूकोज धीरे धीरे अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। दोनों का मेन कार्य यही है कि इनको करना क्या है कि 52 डिग्री तक खुद के ध्रुवण गुणक के मान को लेके आना और वहां पर स्थिर रखना है। जब अल्फा ग्लूकोज को जलीय विलयन बनाएंगे
तो उसका ध्रुवण गुणक का मान ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे अपनी संरचना को परिवर्तित करेगा और किस में कन्वर्ट होने लगेगा, बीटा ग्लूकोज में। और बीटा ग्लूकोज का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, अंत परिवर्तित होते रहते हैं। इसी कारण जो ग्लूकोज की जो ध्रुवण गुणक का मान निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, परिवर्तित ध्रुवण गुणक निकल के आता है। और जब अपने ग्लूकोज की ओवरऑल बोलते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ध्रुवण गुणक पाया जाता है, तो दक्षिण ध्रुवण गुणक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस 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 सब में प्लस प्लस दिखा रहा है, मतलब दक्षिण दिशा में क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा रहा है। इसलिए इसे कौन सा बोल देते हैं, अपने दक्षिण ध्रुवण गुणक बोल देते हैं। और पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं, परिवर्तित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, अल्फा और बीटा दोनों समय के साथ एक घटता रहता है तो दूसरा बढ़ता रहता है। दोनों को क्या मेन डिसीजन यही है कि 52 डिग्री पर क्या करना है, खुद को संतुलित करना है, 52 डिग्री पर लाकर ही रोकना है। अब अपने दोनों की ये संरचना देखते हैं, दोनों की संरचना में ऐसा क्यों होता है। तो अपनों ने देखा था कि अल्फा ग्लूकोज उसकी संरचना कौन सी है, ये अपना अल्फा ग्लूकोज था। और ये अपना कौन सा था, ये अपना बीटा ग्लूकोज था। इन दोनों की संरचना जब देखते हैं तो अपने देखते हैं कि C1 कार्बन परमाणु और C1 कार्बन परमाणु, मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों के C1 कार्बन परमाणु में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सी समूह और हाइड्रोजन है इन्हीं का विन्यास क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों की संरचना में देखते हैं तो C1 और C2 दोनों के कार्बन परमाणु के साथ में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जुड़े इन्हीं की संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी के कारण ही क्या हो रहा था, इनमें परिवर्तित ध्रुवण गुणक हो रहा था। अल्फा को मिला रहे थे तो वो बीटा में जाने की कोशिश कर रहा था, बीटा का जब जलीय विलयन बना रहे थे तो वो अल्फा में आने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को, मतलब C1 कार्बन परमाणु को कौन सा बोल देते हैं, अपने एनोमेरी कार्बन परमाणु बोल देते हैं, एनोमेरी कार्बन परमाणु। अब आपसे पूछ ले कि एनोमेरी कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की दोनों की संरचना में जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन समूह के कारण ही होता है। इन्हीं की संरचना के विन्यास के कारण इनमें क्या होता है, इनकी संरचना में परिवर्तन होता है। इसलिए C1 कार्बन परमाणु को अपने क्या बोल देते हैं, एनोमेरी कार्बन परमाणु बोल देते हैं। ग्लूकोज की संरचना या फिर कार्बोहाइड्रेट ऐसे बोल देना, ग्लूकोज ही रख लेना अपने, क्योंकि ग्लूकोज से अपने क्या हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ग्लूकोज की अल्फा संरचना और बीटा संरचना दोनों में डिफरेंस किसके कारण होता है, फर्स्ट कार्बन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन के विन्यास के कारण होता है। क्योंकि C1 के अंदर OH यानी अल्फा के अंदर OH नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर है, बीटा के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे है। दोनों की संरचना में यहीं से डिफरेंस हो रहा है। इसी कारण जो C1 कार्बन परमाणु उसे क्या बोल देते हैं, अपने एनोमेरी कार्बन परमाणु बोल देते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को, यानी एक अल्फा ग्लूकोज बनता है और एक बीटा ग्लूकोज बनता है, तो इस प्रकार की समावयवता को अपने क्या बोल देते हैं, एनोमर समावयवता बोल देते हैं, एनोमर समावयवता बोल देते हैं। और इस प्रकार की यौगिकों को क्या बोल देते हैं, तो एनोमेरी समावयवी यौगिक बोल देते हैं, एनोमेरी समावयवी यौगिक बोल देते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट भी ध्यान में रखना कि एनोमेरी कार्बन किसे कहते हैं, एनोमर समावयवता किसे कहते हैं। एनोमेरी कार्बन में तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की संरचना का जो अल्फा रूप और बीटा रूप है दोनों में डिफरेंस फर्स्ट कार्बन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन समूह के विन्यास के कारण होता है। इसलिए C1 कार्बन परमाणु को अपने एनोमेरी कार्बन परमाणु बोल देते हैं। और इस प्रकार की जो समावयवता पाई जाती है ग्लूकोज के अंदर, यानी अल्फा और बीटा रूप की,
उस समावेयता को अपने एनोमेरिक समावेयता कह देते हैं। और इस प्रकार के यौगिक को मतलब अल्फा रूप और बीटा रूप को एनोमेरिक समावेवी यौगिक बोल देते हैं। अल्फा एनोमेरिक समावेवी यौगिक और बीटा एनोमेरिक समावेवी यौगिक बोल देते हैं। तो ये चीज भी थोड़ी सी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यहाँ तक अपना ग्लूकोज का कंसेप्ट यानी टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कल अपने फ्रैक्टोज से स्टार्ट करेंगे। ग्लूकोज अच्छे से समझ आ गया और फ्रैक्टोज अच्छे से समझ आ गया तो उसके बाद में अपना कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं बनेगा, अपने आप संरचना बना लोगे। हावर संरचना किसी की भी पूछे आपसे, माल्टोज की, सुक्रोज की, ग्लैक्टोज की, स्टार्च की, सेलुलोज की, अपने आप बना पाओगे। बस आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पर ध्यान रखना है। फ्रैक्टोज में कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार से इसकी भी आवर्त संरचना निकालेंगे फ्रैक्टोज की और उसी प्रकार से उसकी क्या करेंगे, कुछ रिएक्शनें देखेंगे। थैंक यू।